स्टॉक एक्सरे में बात करेंगे आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। देखिए, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि पूछ रहे हैं लगातार, और जब भी अंशुल जी आते हैं तो काफ़ी बार पूछते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या किया जाए। पहले मैं शेयर का प्रदर्शन बताता हूं। इस पर एक नया अपडेट भी है आज, वो भी बताऊंगा। शेयर में क्यों प्रेशर रहा वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। 24 सितंबर को शेयर ने 349 रुपए का अपना हाल का हाई बनाया था। हाल का हाई, मैं ये नहीं कह रहा ऑल टाइम हाई, रीसेंट हाई बनाया था, 52 वीक हाई बनाया था शेयर का। अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो जुलाई 2024 में लगा था, वो था 360 रुपये 90 पैसे। दैट मीन्स कि ये लगभग 350 360 की रेंज से बार बार घूम जा रहा है। शेयर अपने हाल के हाई से करीब 23% नीचे आ चुका है। अब ये शेयर प्रेशर में क्यों आया? देखिए, 24 सितंबर को जिस शेयर ने अपना हाई बनाया हो 349 का, वहां से अचानक से क्यों घूम गया? Q2 रिजल्ट आए थे अक्टूबर में ज़्यादातर कंपनीज के, और उसमें जो इनके रिजल्ट आए थे उसमें दो चीज़ बारीक थी जो कि स्ट्रीट को शायद उतनी पसंद नहीं आई। रिजल्ट ठीक थे, इनलाइन थे, लेकिन एक चीज़ जो स्ट्रीट को नहीं अच्छी लगी थी वो थी कि Q2 में इनका एक पारादीप पोर्ट है जहाँ से कि आयरन और एक्सपोर्ट घट गया था, और एक्सपोर्ट घटने की वजह से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो कुल 3% की रह गई थी, जिसकी वजह से स्ट्रीट को ये अच्छा नहीं लगा। दूसरा कि वॉल्यूम घटने से इनके मार्जिन्स पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट आया, और इनके मार्जिन्स जो थे 48.2% आए थे, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 50.4% आएंगे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रीट ने इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को तोड़ दिया था। अच्छा, दूसरी चीज, ट्रेड डील की वजह से थोड़ा ये भी शक था इन्वेस्टर कम्युनिटी को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट घट जाए और उसका इम्पैक्ट पोर्ट कंपनीज पर भी पड़ जाए, लेकिन ऐसा अब होता हुआ दिख नहीं रहा। वो हम नहीं कह रहे, जेफरीज कह रही है। जेफरीज कह रही है, आज ही जारी रिपोर्ट की है उन्होंने पहले तो बताया भी 390 रुपये का टारगेट है और उनकी बाय रेटिंग है इस शेयर पर। अब वो क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कमजोरी जो इनके वॉल्यूम में आ रही थी वो प्राइस में दिख चुकी है, और अब नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ से कंपनी बाहर आ जाएगी। जो नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ जो थी इनकी पारादीप पोर्ट की, जो जहां पर कि थोड़ा वॉल्यूम कम रहा था, वो वहां से अब बाहर आ जाएगी। वैसे भी मैनेजमेंट भी कह रहा है और भी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि Q3 से वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है, यानी कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही जो होगी वो बेटर होगी Q2 से, यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही से। और उसके पीछे कुछ एक उनके पॉइंट्स भी हैं। मैनेजमेंट ने FY26 के लिए, यानी कि इसी साल के लिए, पहला हाफ निकल चुका है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं दिखी, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट कह रहा है कि 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ हमारी इस साल में आएगी, यानी कि मार्च तक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी 8 से 10% पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए अगर 8 से 10% की ग्रोथ दे रहे हैं, यानी कि जो अगले 6 महीने होंगे, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक वाले ये जो महीने होंगे, ये वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से और ज़्यादा बेहतर रहेंगे। 15-16% 18% की ग्रोथ मिलनी चाहिए, जब भी 8 से 10% के टारगेट उनके पूरे होंगे। और उसके पीछे तथ्य क्या है? वो कह रहे हैं, जेफरीज भी कह रहे हैं कि क्षमता बढ़ोतरी कर रही है कंपनी, और गवर्नमेंट भी पोर्ट प्राइवेटाइजेशन के प्लान कर रही है, जिसका फ़ायदा इन कंपनीज को वैल्यूएशन वाइज पर मिलेगा। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो अगले 2 साल में कंपनी का कोलकाता पोर्ट, ट्यूटिकोरिन पोर्ट और JNPA पोर्ट, तीनों पे क्षमता बढ़ा रही है कंपनी। और कोलकाता पोर्ट का तो इस साल से ही पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा और वहां से कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ आने लग जाएगी। FY28 तक MOSL के एस्टिमेट्स हैं, ये 8,000 करोड़ रुपए की के पार कंपनी की रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे। MOSL ने वैल्यूएशन भी दी है, वो कह रहे हैं कि FY27 FY28 में अनुमानित EPS करीब 8 रुपये 90 पैसे और 12 रुपये 60 पैसे रहेगी। अगर FY28 की EPS को डिस्काउंट कर शेयर को अभी देखोगे तो 21.4 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। MOSL की भी राय है कि लक्ष्य रहेगा 360 रेटिंग बाय, तो MOSL कह रहे हैं 360 का लक्ष्य, जेफरीज कह रहे हैं 390 का टारगेट। और जेफरीज ने आज ही रिपोर्ट जारी की है, MOSL की रिजल्ट्स के साथ ही आई थी। अंशुल भाई, काफ़ी कुछ लोगों ने सवाल पूछे और ये शेयर नीचे आया क्योंकि Q2 की अर्निंग में दो चीज़ें जो मैंने बताई कि वॉल्यूम ग्रोथ एक इनके पर्टिकुलर पोर्ट से थोड़ी कम रही थी, आयरन ओर की मैनेजमेंट कह रहा है Q3 से ठीक हो जाएगा वो मुद्दा, और तीसरा इनके मार्जिन्स, जबकि अक्सर 10-15% मार्जिन वाली कंपनियों को भी अच्छा कहा जाता है, पोर्ट में ये एक ऐसा बिजनेस है जहां एबिटा मार्जिन 50% है। 48% क्या है थे, 50 की उम्मीद थी। बन गया या यहां से अभी मतलब यहां से चला तो आप तो 700 रुपए के टारगेट देते हो, जो ये 360 390 वाले टारगेट है
इन पर जाएं पहले, या मतलब अभी कुछ और प्रॉब्लम है? मार्जिन वाली पे जो 50 मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 48 आई। इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक दिन मैं घर पहुंचा तो रुचि बोली कि मिष्टू को डांटो, इसके 24 नंबर आए हैं मैथ्स में। तो एक बार को तो मेरे को भी घबराहट हो गई कि 90% लाने वाली 24 मार्क आए हैं। तो मतलब डांटने की शुरुआत कर ही रहा था कि मैं बोला एक बार वो दिखाना पेपर। देखे तो 25 में से 24 नंबर आए थे। तो माता जी की एक्सपेक्टेशन 25 में 25 थी, 24 लाने वालों को डांट पड़ रही है। तो वही हाल है, 99%। लड़का मेरा 98 लाया है। मैंने उसको कुटाई कर दी क्योंकि मेरे को लग रहा था 99.5 लाएगा। अरे 98 भी लाया तो जिंदगी में अच्छा ही करेगा ना, खराब थोड़ी करेगा। तो वही हाल है, एक्सपेक्टेशन से अगर जरा सा कम आया तो आपने पीटना स्टार्ट कर दिया। बहुत क्लियरली मैं वापस कई बार बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप आप ही जो सुन रहे हैं, आप जितने लोग टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप अदानी में पैसा कमाए हैं, ना आप एशियन पेंट में कमाए हैं, ना आप एसीसी में कमाएंगे, ना आप जेएसडब्ल्यू में कमाएंगे। बाकी जितने लोग आप लेके बाई ऑन डिप्स करते जा रहे हैं, आप ना सिर्फ ये 360 390, आप 700 रुपए भी पाएंगे। तो पाएंगे या खोएंगे, लॉस बुक करेंगे, नहीं कमाएंगे, कमाएंगे। ये सब चीज ना जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे डिपेंड करता है, ना मेरे से सवाल जवाब करने पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है केवल आपके पेशेंस लेवल पे। है तो आप 700 भी पाएंगे, नहीं है तो जैसे वो यूनाइटेड स्पिरिट 50 रुपए लॉस में बेचा, यूनाइटेड स्पिरिट जैसी चीज 50 रुपए लॉस खा के बेचा, आप भी लॉस ही करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बटन कब दबा रहे हैं, कितना पेशेंस रख रहे हैं, उतना आपको पैसा मिलेगा। अंशुल भाई, ये तो रही आपकी बात जो कि आपने बताई कि शेयर पे स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे सोचना चाहिए कि 700 भी कमाएंगे या जिसमें जितना पेशेंस होगा। लेकिन देखिए 5 महीने 6 महीने बाद अक्सर लोगों के पेशेंस में, सब बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म, लेकिन मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म वॉन्ग टर्म ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब जो शेयर मार्केट में डायरेक्टली उतरता है उसको थोड़ा सा चाहिए होता है सर, एक होता ना कि बूस्ट चाहिए होता है। और जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर हो तो थोड़ा सा लोगों में एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि भाई हमारा शेयर क्यों नहीं चल रहा। सर थोड़ा सा तो कुछ अच्छा भी बता दीजिए, अगर 700 रुपये जाना है तो कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से इस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाए। सर मैं गलती नहीं बता रहा हूँ लोगों की, लेकिन लोगों को सांत्वना भी चाहिए आपसे। नहीं, पहला लेवल 144 दिन में आपको 240 से 346 मिला। 144 दिन में, तो अब उसको करेक्शन का समय देंगे कि नहीं देंगे, आप उसको नया बेस बनाने का समय देंगे कि नहीं। आप ट्रेड करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, तो हैंडल में भी तो एक बार नीचे आके ऊपर जाता है, कप में भी तो नीचे जाके ऊपर आके कप कंप्लीट करता है। अगर नीचे देखना ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर देखना है, तब तो मुश्किल ही है पैसा बनाना। 144 दिन में 33% चला था, वहां से 50% करेक्ट हुआ है। अब नए यहाँ से ऑलमोस्ट लोअर एंड एंड पे है। 294 277 की जोन है जो प्रोटेक्ट आराम से हो रही है। हल्का सा 19 भी नीचे, आप कोई भी सपोर्ट को कांच की तरह मत मानिए कि लगा और टूट गया। वो रबर की तरह नीचे स्ट्रेच भी करता है, जैसे एशियन पेंट्स में आपने एग्जाम्पल देखे, इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल्स देते जाता हूँ। एशियन पेंट्स में सपोर्ट नीचे की तरफ स्ट्रेच हुआ, और जितना नीचे स्ट्रेच हुआ उतनी तेजी से उसने बाउंस बैक भी मारा। तो सपोर्ट से जितना नीचे स्ट्रेच होता है, बाउंस बैक उतना तेज होता है। तो 277 पे रुकना था, अगर 265 आ गया है तो सोना आपको सस्ता मिल रहा था, लेके शांति से बैठे रहिए। जिस भी दिन स्प्रिंग एक्शन आया 399 रुपए चला जाएगा। ऑलमोस्ट लोअर एंड पे है, यहाँ पे आप अपना पेशेंस खो के ही लॉस बुक करेंगे। आप अपना, और करेक्शन होते हुए भी कितना ही दिन हुआ है। ऑल टाइम हाई सितंबर 24 को लगा था, अभी नवंबर 24 भी पकड़ लिए तो 2 महीना हुआ है। 2 महीने में पेशेंस खोना, फिर बात करना कि हमको ऑल टाइम वो मल्टी बैगर चाहिए, तो फिर तो आप अपने आपके साथ सिंक नहीं है। आप पहले अपने आप के साथ सिंक हो लीजिए। टाइटन अगर लेना है तो 40-40% के 4 से 5 डाउन मूव भी देखने पड़ेंगे। तो ये अगला टाइटन है, आप कितना पेशेंस रख रहे हैं उतना मल्टी बैगर आप रिटर्न निकालेंगे। ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है, यहाँ से 399 जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बॉटम लग गया, ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है, यहाँ से 399 जा रहा है। हाँ, ये बात सर अगर आप पहली लाइन में बोल देते ना तो लोगों के दुख थोड़े से या परेशानियां थोड़ी कम हो जाती। कोई बात नहीं, लेकिन आपने समझाया भी और बताया भी, यही बड़ी चीज़ है।
और नहीं नहीं सर, मेरी तो आदत है ना कि घाव कुरेदने की। मैं रोज अपना आईआरबी का कुरेदता रहता हूँ ना, ताकि ये याद रहे कि स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेज करना है, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना है। ये सब याद क्यों रहता है? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, 4 टारगेट हिट होने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो, फिर धीरे से अपना आईआरबी वापस खोल लो, ताकि आपको याद रहे कि जिस दिन आप भूले उस दिन बाजार आपको आपकी औकात दिखा देगा। वो नहीं भूलनी, औकात बढ़ानी है, भूलनी नहीं है। तो भूलनी नहीं है, वो कैसे याद रहेगा? आईआरबी रोज उसको याद करो। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए ये लॉन्ग टर्म बैट है और ऑलमोस्ट ये अपने बॉटम के पास है ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं बताया, लेकिन हाँ यहाँ से चला तो 399 अंशुल भाई का पहला मतलब एक मिड टर्म टारगेट है और 700 रुपये उनका लॉन्ग टर्म टारगेट है। वो तो कह रहे हैं कि भाई टाइटन की तरह ये चलेगा। और जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं एमओएसएल की, जेफरीज वगैरह की, वो भी 360 370 टाइप के टारगेट अभी फ़िलहाल दे रही हैं। बाकी देखते हैं। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।